अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है फ्लूइड मीडियम के हवाले से। फ्लूइड में जब भी एक इंडिविजुअल हो उसकी डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स में किस किस डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और उन फोर्सेस को किस तरह हमने ओवरकम करना है ताकि हमारा कोई भी बॉडी का रीजन जॉइंट जो है वो किसी इंजरी की तरफ ना जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये सारी फोर्सेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। फ्लूइड डिफरेंट टाइप के होते हैं। फ्लूइड बेसिकली है क्या? फ्लूइड है वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सके जब भी उसके ऊपर shear स्ट्रेस दिया जाए। shear स्ट्रेस बेसिकली क्या है कि दो पैरेलल जो है फोर्सेस हों लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो ये shear स्ट्रेस है। तो किसी भी सब्सटेंस जो कि जिस जब भी उस पर shear स्ट्रेस दिया जाए और वो फ्लो करे, ये है फ्लूइड। फ्लूइड बेसिकली ज़्यादातर हमारे माइंड में आता है लिक्विड, ठीक है, लेकिन हम लोग फ्लूइड की जब भी बात करेंगे तो फ्लूइड डायनामिक में गैसेस एंड लिक्विड, वाटर एंड एयर, अगर हम ज़्यादा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड डिस्कस करें तो लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर फ्लूइड्स, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बॉडी के बारे से बात करें कि हमारा जो है डेली रूटीन में किसके साथ इंटरेक्शन है, एयर के साथ, ठीक है, और वाटर के साथ, ठीक है। ये हमारी सराउंडिंग में होती हैं, ठीक है। और इसके अराउंड क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारी क्या कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही हैं अगर एक पर्सन वाटर के अंदर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है या एयर में कर रहा है। बेशक वो रनिंग हो, वॉकिंग हो, बाइसाइक्लिंग हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट हम लोग इसकी ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस एग्जैक्टली एक्ट कर रही होती हैं एक इंडिविजुअल एक बॉडी के ऊपर जब वो एक फ्लूइड के थ्रू से पास कर रहा होता है। फ्लूइड जो है वो आप कह सकते हैं कि अब उसमें जो लिक्विड्स हैं, किसी भी कंटेनर में एक लिक्विड डालेंगे तो वो उसी कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेगा। लेकिन जो गैस होती है उसको एक कंटेनर में आप फिल करने की कोशिश करते हैं तो वो पूरी कंटेनर में स्प्रेड कर जाएगी, ठीक है। अगर खास तौर पे हमने कंटेनर को अच्छे से क्लोज कर दिया, अगर हमने क्लोज नहीं किया तो फिर तो वो कंटेनर से बाहर निकल के हर जगह स्प्रेड कर देगी। तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ स्प्रेड कर जाती है और अगर एक ही कंटेनर में फिल है तो वो स्प्रेड कर जाएगी, ठीक है। और लिक्विड ने एक स्पेसिफिक शेप अडेप्ट कर लेनी होती है जो भी जिस भी वो कंटेनर में हो। उसके अलावा अगर हम इसी में लिक्विड में वाटर से बात करें तो अगर ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली उसकी स्टेट ही चेंज होगी, अब वो सॉलिड बन गया तो अब ऑब्वियसली वो फ्लो भी नहीं करेगा, वो उस कंटेनर के मुताबिक अपनी शेप भी नहीं चेंज करा। लेकिन जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, स्टेट में आएगा, तो वो एक फ्लूइड बन जाएगा और वो इजीली फ्लो करेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक होता है रिलेटिव मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड के अंदर से पास कर रहा है तो वो कोई भी स्पेसिफिक फ्लूइड हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है कि हम सिंपली वॉक कर रहे हैं और हमारे सराउंडिंग में एयर है, ठीक है। अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा उस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो फ्लूइड है, सराउंडिंग फ्लूइड है, वो हमारे ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट होंगी उसकी, ठीक है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करे कि हम किस वेलोसिटी के साथ, अगर हम स्लोली जा रहे हैं सड़क पे या कहीं पे भी जहाँ पे एयर हमारा फ्लूइड है, सराउंडिंग आप कह सकते हैं फ्लूइड है, तो एयर की वेलोसिटी भी डिपेंड करिए और हमारी अपनी वेलोसिटी भी डिपेंड करिए कि हम किस स्पीड के साथ जा रहे हैं, ठीक है। और फिर जो हमारा सराउंडिंग फ्लूइड होगा वो हमारे ऊपर एडिशनल जो है वो कुछ फोर्सेस लगेंगी। और इसमें एक रिलेटिव वेलोसिटी होती है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है कि आप किस वेलोसिटी से जा रहे हैं और आपके फ्लूइड की क्या वेलोसिटी है। आप चल रहे हैं और सामने नॉर्मल डे है जिसमें एयर नॉर्मल स्टिल है या आप कह सकते हैं एक नॉर्मल जो उसकी वेलोसिटी होती है उसमें है, तो आपको इतना फील नहीं होगा। इसमें बहुत तेज हवा चल रही होगी तो आपको इवन एयर भी डिस्टर्ब करेगी कि ये इतनी तेज क्यों चल रही है और आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उस तेज हवा से गुजरना, ठीक है। तो फिर अब वो आपकी वेलोसिटी भी उस वाले से जो है वो डिस्टर्ब हो रही होगी। तो इसमें अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखें तो बेसिकली क्या है, अगर हम एक बाइसिकलिस्ट है वो सीधा जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये उसकी डायरेक्शन है, और जो हेड विंड है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको आ रही है, ठीक है। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में बात की जाए कि एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक पर्सन की मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, जो फ्लूइड है, जो एयर है, इस
मीडियम में हम एयर के अंदर है पर्सन, तो वो इस डायरेक्शन में, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम इन दोनों को सम कर देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में साइक्लिस्ट है और उसी डायरेक्शन में एयर मूव कर रही है, तो उसका सब्ट्रैक्शन हम देखेंगे। अच्छा, अब इसमें ये बात ज़रूरी है कि जब भी एक डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हेड वाली साइड से उसको वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं उसी साइड से उसको फ्लूइड की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है ना, वो मिल रहा होता है। और जो टेल वाली साइड है उससे अक्सर वो जो फ्लूइड है वो उसको सम अप कर रहा होता है, उसको हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसी की डायरेक्शन में जा रहा होता है। उसके अलावा बात करें लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनर फ्लो बेसिकली क्या है कि जब भी एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसकी जो लेयर्स है वो स्मूथ है, पैरेलल है, तो ये लैमिनर फ्लो है। और टर्बुलेंट फ्लो क्या है कि इन्हीं लेयर्स के दरमियान मिक्सिंग होना शुरू हो जाए, तो वो टर्बुलेंट फ्लो है। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड के अंदर जाएगा और अगर वो तेजी के साथ, स्पीड बहुत तेजी के साथ उस फ्लूइड से गुजरेगा, तो वो अपने सराउंडिंग फ्लूइड की लेयर्स के अंदर टर्बुलेंस कॉज कर देगा, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ द लेयर्स हो जाएंगी, ठीक। उसके अलावा अगर हम फ्लूइड की कुछ और मज़ीद नेचर और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करें, तो फ्लूइड डेंसिटी बेसिकली क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वेट क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हम लोग अक्सर वेट सिर्फ देखते थे पहले, लेकिन अब इन्होंने स्पेसिफिक वेट देखना शुरू कर दिया कि एक पर्सन का वेट पर यूनिट वॉल्यूम की कितनी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। खास तौर पे जब हमने फ्लूइड्स के हवाले से बात करनी है, तो कोई भी पर्सन है, अब ये एयर है और आप उस एयर से गुजर रहे हैं, तो अब उस एयर के अंदर आपने कुछ पार्ट जो है वो रिप्लेस किया हुआ है उस एयर का आपकी अपनी बॉडी ने, ठीक है। या आप वाटर के अंदर हैं, पहले वाटर एक स्पेसिफिक जगह पे था और अब आप अंदर आपने अपनी फुल बॉडी ले गए या सिर्फ लिम लेके गए या कोई इस तरह से, तो वो जो आपकी पार्ट ऑफ बॉडी ने वाटर को रिप्लेस किया है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितना वॉल्यूम रिप्लेस किया है, ठीक है, वाटर का या किसी भी फ्लूइड का, एयर का। और जितना डेंस फ्लूइड होगा, उतनी ज़्यादा वो फोर्सेस एक्सर्ट करेगा, जो भी बॉडी या ऑब्जेक्ट उसमें से पास करेगा या उसमें बड़ा होगा। उसके अलावा विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस है टू फ्लो, ठीक है। अच्छा, विस्कोसिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो डिफरेंट है। अब जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वो फ्लो नहीं कर पाएगा फ्लूइड, ठीक है, वो ज़्यादा थिक होगा। और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो इजी टू फ्लो होगा, ठीक है। जिस तरह वाटर और हनी की बात करें, तो वाटर जो है उसकी विस्कोसिटी कम है, तो वो फ्लो इजीली कर सकता है एज कम्पेयर टू हनी जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है और वो फ्लो कम करेगा और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा है। इसमें अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर के हवाले से बात करें, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर ये आपकी फ्लूइड की डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और विस्कोसिटी तीनों को अफेक्ट कर रहे होते हैं। और आपके फ्लूइड में जो मास है मोस्टली वो कहाँ पे कंसंट्रेट करता है, जहाँ पे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लो टेम्परेचर होगा, ठीक है। इसमें अगर हम टेम्परेचर के हवाले से बात करें, अगर हम लोगों ने गैस है या लिक्विड है, तो उसका टेम्परेचर हाई कर दिया उस जगह पे जहाँ पे वो गैस लिक्विड जो भी फ्लूइड हमारा प्लेस्ड है, तो गैसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ना क्या होगा कि विस्कोसिटी गैसेस की इंक्रीज हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि वो इतनी स्पीड के साथ गैस के मॉलिक्यूल जो है वो मूव करने लग जाएंगे कि अब उनकी जो रेजिस्टेंस टू फ्लो है वो इंक्रीज कर देगा और गैसेस डिफिकल्ट टू फ्लो आप कह सकते हैं होंगी इन ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, उनका फ्लो कम हो गया। एज कम्पेयर टू अगर लिक्विड्स के हवाले से बात करें, तो लिक्विड का क्या बात होगी, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें जो कोहेसिव फोर्सेस है ना वो कम हो रही है। कोहेसिव फोर्सेस होती हैं जो उनको बाइंड करके रख रही हैं एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। अब ये कोहेसिव फोर्सेस जो आपस में उनको बाइंड करके रख रही हैं, ये कम हो गई, तो लिक्विड उतना ही आसानी से फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है बायोन्सी या बायोंट फोर्स। ये क्या है, ये है अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्स, ठीक है। एक फ्लूइड के अंदर जब भी खासतौर पे हम वाटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो उसमें हमारी
डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, तो एक अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्स होती है, ये बायोंसी है या बायोंट फोर्स है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स द अर्थ वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, हमारा वेट। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये बायोंट फोर्स कितनी है, आप एक हैवी ऑब्जेक्ट और एक लाइट सा ऑब्जेक्ट दोनों पानी में प्लेस करें, तो क्या दोनों में बायोंट फोर्स सेम होगी? नहीं, बायोंट फोर्स वेरी करती है, हर पर्सन टू पर्सन, हर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो भी फ्लूइड के अंदर हमने रखा उसमें वेरी करेगी। बायोंट फोर्स क्या होती है, इसको अगर हम देखें कि ये कितनी एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी, एक बॉडी पे एक्ट करेगी, तो एक बॉडी को हमने वाटर के अंदर रखा, उसने जितनी जो एरिया है डिस्प्लेस किया उस फ्लूइड का, मतलब बॉडी ने वो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, उस पे डिपेंड करी है बायोट फोर्स, ठीक है, वॉल्यूम पे डिपेंड करी है जो उसने रिप्लेस किया है, ठीक है। और इसमें पहले वो वेट के हवाले से बात करते थे, लेकिन अब स्पेसिफिक वेट के, वेट पर यूनिट वॉल्यूम के हवाले से बात करते हैं कि बायोंसी जो है वो जितना वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का जो हमने फ्लूइड के अंदर रखा, सेकेंडली उसका वॉल्यूम जितना उसने रिप्लेस किया है, फ्लूइड का वॉल्यूम रिप्लेस किया बाय दैट ऑब्जेक्ट, बाय दैट बॉडी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो भी हमने उसमें प्लेस किया है, ठीक है, तो उतनी ही फोर्सेस, अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्सेस बायोंसी एक्ट करेंगी। अब इसमें कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो डेंस ज़्यादा होते हैं और कुछ फ्लूइड होते हैं जो कि कम डेंस होते हैं, जैसे कि अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें इन स्विमिंग पूल्स, उनकी डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू एक लेक में या एक नेचुरल रिसोर्सेज में जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है, वहाँ पे फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है। तो जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे अगर एक एक पर्सन है, समझ लें उसका एक स्पेसिफिक वेट है, हाइट है, वॉल्यूम है, वो पानी में गया, तो उसने एक वाटर के स्पेसिफिक पार्ट को, वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया, फ्रेश वाटर में भी किया, सॉल्टी में भी किया, लेकिन फ्रेश में जितना उसने किया उसकी स्पेसिफिक जो डेंसिटी थी फ्लूइड की कम थी, और सॉल्ट वाले में ज़्यादा थी। अल्टीमेटली सॉल्ट वाले एरिया वाटर में उसकी बाउंड फोर्स ज़्यादा होगी और वो आसानी से फ्लोट कर पाएगा, स्विम कर पाएगा, एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर उसके लिए डिफ़िकल्टी होगी। उसके अलावा हम अगर एक एडिशनल पॉइंट के हवाले से बात करें तो वो क्या है कि हमारा जो हमारी जो बॉडी है ना उसमें क्या है, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, वो सबको पता है। जो भी हम अगर अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज करेंगे तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी डिस्प्लेस हो जाता है। और इसमें एक होता है सेंटर ऑफ वॉल्यूम। ये सेंटर ऑफ वॉल्यूम बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ वॉल्यूम क्या है कि जितना वॉल्यूम, जितना पार्ट ऑफ द बॉडी वाटर के अंदर होगा, सबमर्ज्ड, उस सारे पार्ट का एक फिर सेंटर पॉइंट देखा जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि पूरी बॉडी वाटर के अंदर नहीं है, ठीक। अब जो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड पार्ट है उसका सेंटर ऑफ वॉल्यूम देख लिया, और ये सेंटर ऑफ वॉल्यूम जो है ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज्यादातर केसेस में आप कह सकते हैं कि हाई होता है, हाई, या आप कह सकते हैं टूवर्ड्स द हेड होता है, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा डाउन होता है, ठीक है। अब ये जो सेंटर ऑफ वॉल्यूम है, ये जो पॉइंट है, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, और जो सेंटर ऑफ वॉल्यूम पॉइंट है ना इस पे बायोंट फोर्स एक्ट करेगी और ये अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्स होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यही बात मैंने आपको बता दी, फ्लोटेशन के लिए ज़रूरी है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ वॉल्यूम करीब हो, और जितनी बायोट फोर्स है, जितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उतनी बायोट फोर्स हो कि एक पर्सन फ्लोट कर सके। अगर बायोट फोर्स कम होगी तो पर्सन सिंक कर जाएगा, उसकी ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या उसकी वेट ज़्यादा होगा तो सिंक कर जाएगा। और अगर बायोट फोर्स भी अच्छी खासी है जो कि उसको अपवर्ड डायरेक्टेड रख रही है तो वो बैलेंस आसानी से हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें से एक डेंसिटी है। डेंसिटी बेसिकली क्या है कि कोई भी पर्सन है, ह्यूमन बॉडी के हवाले से अगर हम बात करें, बायोमैकेनिक्स के हवाले से हम देख रहे हैं, एक बॉडी है ना, दो लोग हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि बोन और मसल की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है और फैट की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। दो लोग आपके सामने खड़े हैं, दोनों 60 kg के हैं, ठीक है,
अच्छा, दोनों 60 केजी के हैं, एक में फैट ज़्यादा है, एक में फैट कम है। जिसमें फैट ज़्यादा है ना, वो 60 केजी का ही है, लेकिन उसमें बहुत सा वेट जो है वो फैट की वजह से है। बाकी कुछ मसल का वेट होगा, कुछ बोन्स का होगा। जिस पर्सन में फैट बहुत कम है, उसका वो जो 60% वेट है वो ज़्यादातर मसल और बोन की वजह से है। हैं दोनों 60 केजी के, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट कि जिनका मसल या बोन ज़्यादा है और फैट कम है, उनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, और जिनका वेट तो दोनों का सेम ही है, जिनका आप कह रहे हैं कि फैट ज़्यादा है, उनकी डेंसिटी कम होगी, ठीक। अच्छा, अब एक एडिशनल पॉइंट है, वो ये है कि ये दोनों 60 केजी के हैं, एक में फैट ज़्यादा है, एक में मसल और बोन ज़्यादा है, ठीक है। वेट बेशक सेम है, लेकिन वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा? जिसका फैट ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, या आप कह सकते हैं डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। जहाँ पे मसल और बोन ज़्यादा होगा, वहाँ पे डेंसिटी तो ज़्यादा होगी, लेकिन वॉल्यूम कम होगा। वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा गोल-मटोल और काफ़ी हेल्दी फ़ील नहीं होगा, वो थोड़ा लीन फ़ील होगा। उसके मसल्स वग़ैरह होंगे, लेकिन वो पतला-सा लगेगा, वो इतना हेल्दी और फैटी नहीं लगेगा। और वो पर्सन जिसमें फैट ज़्यादा होगा, वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई ज़्यादा कर रहा होगा, ठीक है? देखने में भी वो ह्यूज बड़ा लगेगा, ठीक है? अब इसमें वो कह रहे हैं कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो जो पर्सन जो जिनमें फैट ज़्यादा होता है, जिनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वो ईज़ी टू फ्लोट करते हैं, क्योंकि उनकी बायोन फोर्स भी ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो रिप्लेस करते हैं वाटर का या फ्लूइड का, और उसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, वो फ्लोट आसानी से कर सकते हैं। और जो लीन लोग होते हैं, उन लोगों को कुछ एडिशनल एफर्ट करनी पड़ती है ताकि वो फ्लोट कर सकें, ठीक। उसके बाद एक एडिशनल पॉइंट उन्होंने कहा कि अक्सर लोग जब फ्लोट कर रहे होते हैं ना, तो तब वो जब भी इंस्पायर करते हैं ना, सांस अंदर की तरफ लेते हैं, तो एयर इनसाइड जाती है और हमारे लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं, ठीक है। और फिर हम एक्सपायर करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो एयर वही वापस चली जाती है। मतलब वही ना, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, वो तो खैर सारा प्रोसेस होगा ही रिस्पायरेशन का। और फिर एयर जो है वो आप कह सकते हैं एक्सपायर आउट हो जाती है। तो जब हम इंस्पायर करेंगे, हमारा लंग का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो तब हमारे लिए फ्लोटेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। तो अक्सर लोग जो है ना, थोड़ा सा तो वो ऑब्वियसली उसको हेल्प करता ही है कि थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें अक्सर लोग जो है वो सांस रोक के भी रखते हैं कि हम फ्लोट प्रॉपरली कर सकें और हमारा लंग वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज है। उसके अलावा हम अगर एडिशनल कुछ पॉइंट्स के हवाले से बात करें, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, और जो सेंटर ऑफ वॉल्यूम है उसमें बायोन फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्टेड होती है, ठीक। और एक पर्सन की रिलेटिव पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन में जो है वो वाटर या फ्लूइड के अंदर है, उसके मुताबिक उसकी फोर्सेस जो है वो डिफर करेंगी। इसमें हम देखें तो ये सेंटर ऑफ वॉल्यूम है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, बायोन फोर्स अपवर्ड डायरेक्टेड है। ये पैरेलल तो है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। जब ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल वर्टिकली इन लाइन आ जाएंगे, तो और ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल हैं, तो अल्टीमेटली टॉर्क जो है वो एलिमिनेट कर जाएगा, ठीक है। जब बिल्कुल वर्टिकल इन लाइन आ जाएंगे, जब इन लाइन नहीं है, पैरेलल है, जब इन लाइन आ गए तो कैंसिल हो गया, जब पैरेलल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा एक पोजीशन उन्होंने बताई, बैक फ्लोट पोजीशन। बैक फ्लोट पोजीशन में कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताए जिसमें जिसकी मदद से आप इजीली फ्लोट कर सकते हैं। तो ये बैक फ्लोट पोजीशन है जिसमें अगर आप अपने आर्म्स को भी ओवरहेड ले जाएं और नीज को थोड़ा सा बेंड कर लेंगे, फ्लेक्स कर लेंगे, तो अल्टीमेटली आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो थोड़ा सा रेज कर जाएगा, एलिवेट कर जाएगा, हेड की तरफ चला जाएगा। जब वो थोड़ा सा हेड की तरफ चला जाएगा, तो वो सेंटर ऑफ वॉल्यूम के करीब आ जाएगा, और अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है आसानी से फ्लोट कर सकेगा। उसके बाद एक एडिशनल उन्होंने पॉइंट बताया है, फ्रंट क्रॉल स्ट्रोक। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि सिंपली इसमें ये वाली टेक्निक वो बता रहे हैं कि जब भी एक पर्सन फ्रंट क्रॉस स्ट्रोक करता है, बैक क्रॉस स्ट्रोक भी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की स्विमिंग के टेक्निक्स हैं। इसमें जब उसका आर्म जो है वो रिकवरी फेज में, ये वाले फेज में जब वो एयर में है, उसका आर्म भी और हेड भी,
जब वो रिकवरी फेज में जाता है ना आर्म और हेड, तो उसकी जो बायोट फोर्स है ना वो फीट के ऊपर एक्ट करती हैं, और फीट के ऊपर एक्ट कर रही है मतलब अपर डायरेक्टेड फोर्सेस हैं, तो फीट आपके नीचे की तरफ नहीं चले जाते बल्कि ऊपर ही रहते हैं, और आप आसानी से इस पोजीशन को मेंटेन कर पाते हैं। साथ साथ आप दोनों फीट से भी किक कर रहे होते हैं और आर्म से भी आगे, फिर रिकवरी फेज के बाद फिर से जो है ना एक्टिव फेज ऑफ स्विमिंग में चले जाते हैं। उसके बाद एक एडिशनल आप कह सकते हैं कि फोर्सेस हैं, रेजिस्टिव फोर्सेस हैं जो कि एक फ्लूइड के में एक्ट कर रही होती हैं बॉडी के ऊपर, जो भी उस फ्लूइड से पास कर रही हो। उसमें ड्रैग फोर्स क्या है? ड्रैग फोर्स बेसिकली रेजिस्टिव फोर्स है। ये फ्लूइड ये उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है जो भी उस फ्लूइड से पास कर रही हो। अब ये डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। इसमें मैंने ये आप लोगों से फॉर्मूला एज सच इस तरह से ना लिखवाने हैं, ना पूछने हैं, लेकिन अभी इसमें हम देख लेते हैं कि रिटन एग्ज़ाम है या वर्बल है, वाइवा है, जिस भी तरीके से। लेकिन इसमें आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ड्रैग किन-किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है? अगर आपको इसकी रो है, ये वी है, ए है, अगर ये चीज़ें नहीं भी याद रहती तो इट्स ओके एज़ अ मेडिकल स्टूडेंट, कि ये रो है तो ये डेंसिटी को कर रहा है या स्पेसिफिक वेट को कर रहे हैं, किसको कर रहा है, ठीक है? ये कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, डेंसिटी है, ड्रैग है। ये चीज़ें बेशक आप ना करें, लेकिन ओवरऑल आपको ये डायरेक्टली ये पता होना चाहिए कि ये ड्रैग किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो इसमें ड्रैग बेसिकली किन-किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग पे, फ्लूइड की डेंसिटी पे, एरिया प्रोजेक्टेड पे, और उसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी है उस फ्लूइड की। बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या होता है कि कितने अमाउंट में एक रेजिस्टेंस उस बॉडी पे एक्ट करेगी जो फ्लूइड में से पास कर रही है। बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग एक अमाउंट है, एक मैग्नीट्यूड है, एक स्पेसिफिक उस चीज़ का। अगर ड्रैग है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, ठीक है? और ये डिपेंड कर रहा होता है साइज पे, ओरिएंटेशन पे, फ्लूइड की फ्लो के ऊपर, ठीक है? और इसमें हम बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग डिफरेंट स्पोर्ट्स में डिफरेंट है। ये आइस स्केटर में डिफरेंट होगा जो कि रनिंग कर रही हैं, ठीक है? शॉर्ट जो है वो आइस स्केटिंग की कर रही हैं, ठीक है? और ये जो है बाईसाइकिलिस्ट है, इनका डिफरेंट होगा कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। कोई पैराशूट पे आ रहा है तो एयर में उनका डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो हैं वो डिफरेंट स्पोर्ट्स में या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हमें मिलेंगे। थ्योरेटिकल स्क्वायर लॉ बेसिकली क्या है कि अगर हम दो लोग या दो सिचुएशंस में देखें कि कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग को भी सेम रखें, फ्लूइड भी सेम हो जिसमें दो लोग गुजरे हैं, प्रोजेक्टेड एरिया भी सेम रहे, ठीक है, जिसके ऊपर फ्लूइड ने एक्ट करना है, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि ड्रैग कब इंक्रीज होगा? जब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और कितना होगा? अगर रिलेटिव वेलोसिटी समझ लें कि पहले वो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी उसकी स्पेसिफिक है और रिलेटिव वेलोसिटी डबल हो गई। अगर रिलेटिव वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो आपकी जो ड्रैग है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल स्क्वायर लॉ है कि अगर आपकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा ड्रैग, उसका स्क्वायर रूट जो है वो उतना ड्रैग इंक्रीज हो जाएगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 3 इंक्रीज होगी है तो उसका स्क्वायर जो है वो अल्टीमेटली आपका ड्रैग इंक्रीज होगा। मतलब कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? आई गेस 9, ठीक है? तो वो अगर 3 टाइम्स आपकी रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो 9 टाइम्स ड्रैग इंक्रीज हो जाएगा। 2 ट्वाइस आपकी डबल होगी रिलेटिव वेलोसिटी तो आपका जो ड्रैग है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक फ्लूइड के अंदर से एक बॉडी पास कर रही है और अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा रही है तो उसके ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, जो ड्रैग है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और वो 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, स्केयर लॉ के मुताबिक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? अगर डबल हो रही है तो फिर 4 टाइम। उसके अलावा कुछ इसकी टाइप्स हैं, सरफेस, फॉर्म एंड वेव ड्रैग। तो इन तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सरफेस ड्रैग या स्किन ड्रैग बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोग ह्यूमन पर्सन की बात करें तो वो साइकिलिंग कर रहे हैं, या कोई भी जो है वो एरोप्लेन या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एयर से या वाटर से पास कर रहा है, तो उसकी जो सरफेस एरिया होगा वो अ, एक एक फ्लूइड है, एयर हो या बेशक वाटर हो, उसकी लेयर है, और एक सरफेस एरिया आपकी बॉडी का है। तो जो सरफेस है वो
एक बाउंड्री लेयर बनाने की कोशिश करेगी बिटवीन दैट सरफेस एंड द फ्लूइड लेयर, और एज अ रिजल्ट जो है वो फ्लूइड लेयर जो है वो उस सरफेस के ऊपर कुछ रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी, वो है सरफेस ड्रैग या स्किन फ्रिक्शन। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें किन किन चीज़ों पे डिपेंड करी है, अब जितना तेज़ी से फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उतनी हमारी स्किन फ्रिक्शन या सरफेस के ऊपर रेजिस्टेंस ज़्यादा एक्ट करेगी। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया फ्लूइड के अंदर होगा उतनी ज़्यादा ओवरऑल आपकी स्किन फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। अब बॉडी की सरफेस की रफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप एक रफ सा आपने कपड़े पहने हुए हैं और उसकी उसमें आप साइकिलिंग कर रहे हैं या वाटर के अंदर कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा सरफेस फ्रिक्शन होगी। और अगर आपने स्मूथ बड़ा अच्छा स्मूथ फाइबर पहना हुआ है और टाइट फाइबर पहना हुआ है, तो अल्टीमेटली आपकी जो स्किन की फ्रिक्शन है, जो सरफेस फ्रिक्शन है, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये रफनेस ऑफ बॉडी सरफेस बड़ा मैटर करता है। अगर आपने एक स्पेसिफिक समझ लें कि आपका फोर आर्म जो है वो एक्सपोज है, उसमें आपने नहीं क्लोथिंग की हुई, तो उसमें फिर आपके हेयर भी बहुत मैटर करते हैं। अगर आप हेयर्स को रिमूव कर देंगे तो उसमें ओवरऑल जो है वो ड्रैग इतना ज़्यादा स्किन फ्रिक्शन नहीं आएगी। उसके अलावा फ्लूइड जिसमें भी हम पास करें, एयर में करें, वाटर में करें, उसकी विस्कोसिटी भी मैटर करती है, ठीक है? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अक्सर एथलीट जो हैं वो टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहनते हैं और स्मूथ फैब्रिक के क्लोथ्स पहनते हैं ताकि उनकी जो स्किन फ्रिक्शन है, सरफेस ड्रैग है, वो कम से कम हो, ठीक है? और ये ऑलमोस्ट 10% ड्रैग को कम करता है अगर हमारी क्लोथिंग स्मूथ फैब्रिक की होगी। और अगर साइक्लिस्ट की भी हम क्लोथिंग प्रॉपर करवाएं तो उससे भी 6% जो एयर रेजिस्टेंस है और एयर ड्रैग है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम फॉर्म ड्रैग की बात करें, पहले स्किन ड्रैग या स्किन फ्रिक्शन की बात होगी। फॉर्म ड्रैग के हवाले से बात करें तो फॉर्म ड्रैग या प्रेशर ड्रैग या प्रोफाइल ड्रैग क्या होता है कि जब भी एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड के अंदर से पास कर रहा है, इधर इट्स वाटर और एयर, उसमें से वो पास कर रहा होगा कुछ इंटीरियरली, आप कह सकते हैं प्रेशर होगा, कुछ पोस्टीरियर साइड पे होगा। अब एक होता है लीडिंग एंड, एक होता है रेयर एंड। रेयर एंड को पोस्टीरियर एंड भी कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे अगर एक पर्सन साइक्लिंग कर रहा है तो उसका इंटीरियर एस्पेक्ट इंटीरियर एंड है और जो उसके बैक साइड पे है वो रियर एंड है। अगर एक पर्सन स्विमिंग कर रहा है तो उसका हेड जो है वो लीडिंग एंड है और उसके फीट जो है वो रियर एंड है। इसी तरीके से कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो उसमें कुछ लीडिंग पार्ट पे प्रेशर होगा और कुछ रेयर पार्ट पे या पोस्टीरियर पार्ट पे होगा। तो जब प्रेशर ग्रेडियंट आज बन जाएगा, मतलब कि एक जगह प्रेशर ज़्यादा है और एक जगह प्रेशर कम है, तो उसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा और अल्टीमेटली आपकी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर ड्रैग प्रोड्यूस होगा, जिसको कहते हैं फॉर्म ड्रैग। इसीलिए ज़रूरी है कि दोनों एंटीरियर और रेयर साइड पे या लीडिंग और रेयर साइड पे इतना प्रेशर डिफरेंस ना हो। जब प्रेशर डिफरेंस होगा तो अल्टीमेटली एक एडिशनल रेजिस्टेंस आपकी बॉडी पे एक्ट करेगी जो कि है प्रेशर ड्रैग। तो प्रेशर ग्रेडियंट जहाँ पे बनेगा वहाँ पे प्रेशर ड्रैग भी ज़्यादा होगा अल्टीमेटली, ठीक है। उसके अलावा इसमें उन्होंने एग्जांपल दी कि एक जगह पे आपका वैक्यूम है और वहाँ पे नहीं है कोई प्रेशर, एक जगह बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो अल्टीमेटली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो मूवमेंट आएगी फ्लो की, फ्लूइड की, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें फॉर्म ड्रैग या प्रेशर ड्रैग जो है वो डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि ये ज़्यादा होगा या कम होगा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उस पे भी डिपेंड करता है कि प्रेशर ग्रेडियंट कितना बनता है और फिर फॉर्म ड्रैग कितना बनता है। और उसके अलावा सरफेस एरिया जो है उसकी अलाइनमेंट बड़ी मैटर करती है कि फ्लूइड का फ्लो किस डायरेक्शन में और उसकी सरफेस एरिया किस तरीके से अलाइन है, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं एक प्रेशर ग्रेडियंट को बनाने के लिए। जैसे कि अगले लेक्चर में आप लोग देखेंगे कि कोई भी फॉइल है वो अंदर किसी भी फ्लूइड के अंदर प्लेस्ड है, तो अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड है तो तब किस तरह से प्रेशर ड्रैग बन रहा है, जब वो थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा तब भी क्या एक प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंट बनेगा। तो इसलिए आपके फ्लूइड फ्लो के साथ अगर तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका
एक्ट कर रहा है एक बॉडी, तो उसमें आपका डिफरेंट जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, और अगर परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है, तो एक डिफरेंट प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट बड़ा ज़रूरी है कि अगर एक प्रेशर डिफरेंस बनेगा तो तभी ये रेजिस्टेंस आएगी, और अगर ये प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो ये एडिशनल रेजिस्टेंस भी हमें नहीं आएगी और हमारे लिए आसान हो जाएगा चलना। ज़रूरी इन अ सेंस कि हमें पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ये ना हो तो बेहतर है, हमारी फ्लो जो है या मूवमेंट जो है वो स्मूथ हो जाएगी विदाउट दिस रेजिस्टेंस। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग जिस तरह के शिप्स होती हैं वो भी स्ट्रीमलाइन होती हैं, या अक्सर हेलमेट भी स्ट्रीमलाइंड होते हैं, तो वो जो टर्बुलेंस को मिनिमाइज़ करते हैं और प्रेशर ग्रेडियंट को मिनिमाइज़ करते हैं और प्रेशर ड्रैग को भी मिनिमाइज़ करते हैं। उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव साइक्लिस्ट हैं या स्केटर्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं कि वो अक्सर जो है ना अपनी ओवरऑल जब एयर स्टीम जो एयर है वही उनका फ्लूइड एक्ट कर रहा है, तो उस एयर के अंदर से उन्होंने पास करना है, और उनकी भी स्पीड बहुत फास्ट है। हमने बात की जब हमारी वेलोसिटी तेज़ होगी तो उतनी ही एडिशनल रेजिस्टेंस हम पे एक्ट करेगी, ठीक है? ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी, जो हमने बात की थी कि वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो 4 टाइम ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी। कितनी ज़्यादा फिर हमें रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा ना, अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे। तो इसी तरह जो साइक्लिस्ट हैं वो अपनी लो क्राउच पोजीशन बनाते हैं, जिसको एरो पोजीशन भी कहते हैं। इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो उनका प्रेशर ग्रेडियंट है ना वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है प्रेशर डिफरेंस इतना नहीं आएगा। एंटीरियर और रियर या लीडिंग और रियर पार्ट में इतना प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनके ऊपर ड्रैग फोर्सेस कम आएंगी, ठीक है? जो प्रेशर ड्रैग है वो कम आएगा, और ऑलमोस्ट 10 फोल्ड जो है वो रिड्यूस हो जाता है ड्रैग, अगर आप ये पोजीशन बनाते हैं। अब ये पोजीशन अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड देखें ना, तो हम कभी भी ये पेशेंट को पोज़ीशन ना बताएँ जिसमें हमारी स्पाइन भी जो है वो बेंड हो रही है और एक अच्छी कंफर्टेबल पोज़ीशन नहीं है। लेकिन जब इतना ज़्यादा ड्रैग 10 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, तो अल्टीमेटली ओवरऑल आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सी एडिशनल जो रेज़िस्टिव फ़ोर्सेस लगनी थी वो अब कम हो गई। तो आप इस पोज़ीशन में को भी बेहतर तरीके से अडैप्ट कर लेते हैं कि उसके बाद फिर आप थेरेपी करा लें, या वो सारी प्रॉपर जो है ना इस एरो पोजीशन को बनाने के लिए भी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक फ्लेक्शन एक्सटेंशन का एलिमेंट रहे, ताकि कोई प्रॉब्लम एंड पे एकदम से इंजरी ना हो, ठीक है? उसके अलावा यही उन्होंने कहा कि स्टीम लाइन जो है वो हेलमेट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, और एरो पोजीशन में वो क्राउच पोजीशन में आते हैं, जिसकी वजह से इतना फॉर्म ड्रैग नहीं बनता, प्रेशर ड्रैग नहीं बनता। उसके अलावा एक पॉइंट है उसमें वो क्या कह रहे हैं कि जब भी एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फ्लूइड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो लैमिनर फ्लो होता है वो बेसिकली जल्दी सेपरेट कर जाता है, क्योंकि वो एक स्मूथ लाइन में मूव कर रहा है ना, तो उसकी सेपरेशन जल्दी आ जाती है एज कम्पेयर टू टर्बुलेंट फ्लो की। जब टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें इतनी सेपरेशन जल्दी नहीं आती, और लैमिनर फ्लो की जल्दी सेपरेशन आ जाती है, ठीक है? अब जब लैमिनर फ्लो की जल्दी सेपरेशन आ जाएगी, इसका मतलब है कि इधर ड्रैग भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और टर्बुलेंट फ्लो जहाँ पे होगा वहाँ पे ड्रैग जो है ना, प्रेशर ड्रैग है वो इतना ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है? अब इसमें अगर हम बात करें ना कि गोल्फ की जो बॉल है उसमें इतने ज़्यादा डिंपल्स क्यों होते हैं और इसका क्या फ़ायदा है, तो वो यही है कि बड़े काफ़ी रिसर्च हुई और इन्होंने देखा कि अच्छा ये गोल्फ की अगर बॉल के ऊपर डिंपल्स होंगे तो ये बड़ी अच्छी इफ़ेक्टिव ली काम कर सकती है। उसमें क्या है कि ये फॉर्म ड्रैग जो है उस कम हो जाता है इसकी वज़ह से। क्या होता है कि प्रेशर डिफ़रेंस जो है वो कम हो जाता है इसकी वज़ह से, ठीक है? अगर हम डिंपल्स रखेंगे, इससे क्या होगा कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है लीडिंग और रेयर एंड पे वो कम हो जाएगा, और इसमें हमने यही बात की कि इसमें क्या होता है कि आपकी जो गोल्फ की बॉल है ना, ये एक ऊपर ऐसी टर्बुलेंट लेयर बनाती है। अब टर्बुलेंट जब लेयर बनाएगी तो अल्टीमेटली यहाँ पे ड्रैग कम हो जाएगा, और बॉल जो है वो आसानी से मूव करेगी। उसमें जब ड्रैग कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, तो बॉल आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर लेगी, ठीक है? और उसके अलावा वेव ड्रैग बेसिकली क्या है? वेव ड्रैग ये होता है कि हम लोगों ने
जब भी दो तरह के फ्लूइड्स हों, जिस तरह एक पर्सन वाटर में है तो कुछ पार्ट उसका एयर में है, तो एयर और वाटर के दरमियान वाली जो लेयर है, यहाँ पे वेव ड्रैग एक एडिशनल रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करती है। और एक पर्सन जितना वाटर और एयर के अंदर बार बार ट्रांजिशन करेगा, कभी वाटर में जा रहा है कभी एयर में जा रहा है, तो उससे अप डाउन जितनी मूवमेंट करेगा उतनी ज़्यादा वेव ड्रैग उसके ऊपर एक्ट करेगी। ठीक है। और उतनी ज़्यादा वाटर के ऊपर भी जो है एडिशनल जो है वो टर्बुलेंस एक्ट करेगी। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लेक्चर 20 के एंड पे थे, ये तीनों क्वेश्चंस, लेकिन उस वो वाला लेक्चर पहले प्री रिकॉर्डेड था तो इसमें मैं इनके जवाब दे देती हूँ। फर्स्ट है कि डिम्पल्स इन गॉल्फ बॉल क्यों है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये सरफेस ड्रैग को रिड्यूस कर रहे हैं, ये फॉर्म ड्रैग को इंक्रीज कर रहे हैं, ये वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। पहली तो बात कि ये फॉर्म ड्रैग को डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज नहीं करते। प्रेशर ग्रेडियंट कम बनता है, कम फॉर्म ड्रैग होते हैं, तो बी नहीं हो सकता। अगर बीटा नहीं हो सकता तो डेल्टा भी नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा ये वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करते, लेकिन ओवरऑल आपकी जो लेयर है सरफेस पे टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट होने की वजह से ड्रैग फोर्सेस जो है वो आप कह सकते हैं कम हो जाती है। ठीक है। तो अल्फा इसका आंसर है। उसके अलावा अगर हम अगला क्वेश्चन का आंसर दें, अगला है सरफेस ड्रैग किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। सरफेस ड्रैग जो हमने स्किन फ्रिक्शन बात की थी, क्या वो बॉडी की सरफेस की रफनेस पे डिपेंड कर रहा है? यस। फ्लूइड की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? यस। उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? यस। लेकिन प्रेशर डिफरेंस पे वो डिपेंड नहीं कर रहा। जो प्रेशर डिफरेंस फ्रंट और रियर पार्ट पे जो ड्रैग डिपेंड कर रहा होता है वो प्रेशर ड्रैग है, फॉर्म ड्रैग है। ठीक है। वो सरफेस ड्रैग नहीं है, तो इसका डेल्टा आंसर है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कि द एंगल फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी एक्सिस ऑफ बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। ये अगले लेक्चर में इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, तो उस इसका आंसर है एंगल ऑफ अटैक। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।